नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। गैस सिलेंडर में आग लगने से मां, बेटी और बेटा की दर्दनाक मौत, झुलसे परिवार के कई सदस्य, पूरे इलाके में पसरा मातम। खाद्य आपूर्ति पदाधिकारियों के कई ठिकानों पर निगरानी का छापा, लाखों नकदी और 1 किलो सोने का जेवर समेत करोड़ों की संपत्ति के मिले कागजात। और राजस्थान के महिला डॉक्टर की संदिग्ध मौत से देश भर में उबाल, सेवा ठप कर चिकित्सकों ने किया प्रदर्शन। तो ये थी सुर्खियां आज की और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में गैस सिलेंडर में आग लगने से मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना काटी नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 की है, जहां खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में आग लग जाने से एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए, जिसमें 2 बच्चा और एक मां समेत कुल 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे को लेकर गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि शनिवार की सुबह सिलेंडर में आग लगने से उमाशंकर शाह के घर के कई लोग चपेट में आ गए, जिसमें आग से झुलसी पत्नी रूबी देवी ने सबसे पहले दम तोड़ा। इसके बाद उनकी 4 वर्षीय बेटी तान्या कुमारी, फिर 3 वर्षीय विशाल कुमार ने भी दम तोड़ दिया। दोनों बच्चे मृतका रूबी के पुत्र और पुत्री है। वहीं बचाव करने के दौरान आग से झुलसे मिंटू कुमार और रामाशंकर मामूली रूप से झुलस गए हैं, जिसका इलाज मेडिकल में चल रहा है। इस घटना के बाद परिवार में चीख पुकार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर काफी दिन से लीक कर रहा था। इसके बावजूद भी गृह स्वामी उस पर खाना बना रही थी। इसी दौरान ये दर्दनाक घटना घट गई। घर में थी, घर में खाना बना रही थी, हम दुकान पर थे। इतने बीच में मालूम चला कि आग लग गया। यही तो हम सुने, गए देखने तो पूरा जल गई थी। क्या आदमी जला? बेटा 4 आदमी। क्या गैस वगैरह लीक कर रहा था क्या? नहीं हो गया। खाना बोले तो खाना बना हमारा। उतने समय सुनेगी। कै बजे की घटना था मेरे? 8 बज रहा हो। आप बाहर थे क्या? गांव में हुआ था, हम अपने दरवाजे पर थे। हम बगले का ही घर है। हल्ला हुआ एक बार हुआ कि गैस लीक कर गया, आग लग गया उसके घर में। जब तक हम दौड़े तब तक उधर से सब लोग आग भूत आके डेड बॉडी, मतलब कि जो सांस चलिए रहा था, हम जल्दी हॉस्पिटल भेजवाएं और हॉस्पिटल के साथ साथ यहाँ रेफ़र किया गया। तो यहाँ से फिर एक आदमी को रेफ़र किया गया पटना, वहाँ भेजवाएं। अभी 2 आदमी का मृत्यु हो चुकी है। उसमें से एक रूबी देवी है और एक बच्चा का नाम विशाल है। कितना उम्र है? वो 3 साल है। अच्छा, रूबी देवी का? रूबी देवी के 30 साल है। 30 साल। दोनों झुलस गया? मतलब झुलस ज़्यादा गया ही। डेट हो गए दोनों? हाँ, दोनों डेट हो गए। घायल कौन है? घायल इनका भैंसुर है, वो जो पटना गए हैं वो बच्चे के साथ, वो भी लगभग 5-10% झुलस गए। बचाने गए थे क्या? हाँ, बचाने गए थे। सब लोग तो किसी घर में आग लगता है तो सब लोग दौड़ता है ना एक बार। कारण क्या था लगने का, कुछ पता चला? गैस लीक हो गया, यही तो सुनाई दिया हमको। फटा उटा भी है क्या? नहीं, फटा नहीं है। गैस लीक करने की वजह से गैस भर गया होगा। अब सलाई बड़ा होगा, बस आग पकड़ लिया होगा। कौन गांव का घटना है? नगर परिषद वार्ड नंबर 9 कांटी। मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी और कुठानी प्रखंड के खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी संतोष कुमार को निगरानी थाने में दर्ज कांड संख्या
16/22 केस में आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी विभाग के द्वारा शनिवार को उनके हाजीपुर पैतृक आवास और मुजफ्फरपुर कार्यालय समेत ब्रह्मपुरा स्थित किराए के मकान पर एक साथ 12 सदस्यीय अलग अलग टीम द्वारा छापेमारी की गई। मुजफ्फरपुर जिला में निगरानी विभाग के डीएसपी कन्हैया लाल के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की। वहीं हाजीपुर स्थित आवास पर निगरानी डीएसपी राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जहां से 13.5 लाख रुपए कैश, 2 करोड़ 3 लाख के डीड पेपर, विभिन्न बैंकों में जमा 89 लाख रुपए, 1 किलो सोने के जेवर, 13 लाख रुपए का हीरा, 10 लाख रुपए का किसान विकास पत्र के अलावे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव स्थित 3 फ्लैट होने के सबूत मिले हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में निगरानी के डीएसपी कन्हैया लाल ने संतोष कुमार के कार्यकाल और डेस्क के ताले को तोड़ सघन जांच की है। जांच के बाद उन्होंने बताया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी संतोष कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर उनके हाजीपुर और मुजफ्फरपुर स्थित आवास के साथ कार्यालय पर अलग अलग छापेमारी की जा रही है। साथ ही उनकी संपत्ति का भी आकलन किया जा रहा है। निगरानी थाना कांड संख्या 16/22 संतोष कुमार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जो है इनके विरुद्ध दर्ज है। इसी क्रम में माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त करके गृह तलाशी की जा रही है। छपरा करें यहाँ हाजीपुर स्थित उनके पैतृक आवास में चल रही है। ब्रह्मपुरा में स्थित जो उनका आवास है जिसमें भाई के साथ रहते हैं वहाँ तलाशी हो गई है। अब उनके कार्यालय में चल रही है। तो अब तक कुछ मिला है कि नहीं मुजफ्फरपुर में? मुजफ्फरपुर में कुछ नहीं मिला है, लेकिन वहाँ पर सूचना मिल रही है कि हाजीपुर में बहुत अच्छा। क्या कुछ आरोप है उनको? आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। आवास वगैरह पे भी जांच पड़ताल की गई है? हाँ, आवास पर हुई है, जांच पड़ताल हुई है। वहाँ पे क्या कुछ वहाँ कुछ नहीं मिला है। कुछ अभिलेख मिला जो उनके सर्विस बुक से संबंधित है। मकान उनका अपना है या रेंट? नहीं, रेंट पर, वो रेंट पर रहते हैं। हाजीपुर में अपना मकान है? हाजीपुर में अपना मकान है। और भी किसी जिले में उनका अपना मकान पाया गया है या कोई? अभी तक तो नहीं पाया गया है। अनुसंधान में ये सब बात स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल उनकी मतलब उनसे पूछताछ हो पाई है? उनसे पूछताछ अभी तो वहीं पर है, हाजीपुर स्थित आवास पर है, टीम के साथ है। वो उनके समक्ष ही तलाशी चल रही है। कार्यालय की भी जांच की जाएगी? कार्यालय की जांच चल रही है। कितने सदस्य टीम आई थी? जी, कितने सदस्य टीम आई थी? 12 सदस्य। सर किस तरह का रेट चला बताइए? संतोष कुमार प्रखंड सप्लाई ऑफिसर हैं मुजफ्फरपुर सदर के मुसहरी के। उनके यहाँ आय से अधिक संपत्ति का मामला उनके ऊपर दर्ज हुआ था, जिसके अनुसंधान के क्रम में इनके हाजीपुर आवास पे, ठीक है, और मुजफ्फरपुर इनके डेरा पे जो यहाँ ये रहते हैं, दोनों जगह एक साथ सर्च चल रहा था। यहाँ के जो आवास थे अभी तक 13.5 लाख कैश, 1 केजी के आसपास गहने मिले हैं, जिसका वैल्यूएशन चल रहा है कि कुल कितने अभी होंगे उसमें, प्लस 2 करोड़ 30 लाख के आसपास ज़मीन के पेपर मिले हैं। बैंक के कागजात मिले हैं जिसमें लगता है 90 लाख के आसपास उनका अभी फिक्स डिपॉजिट के आसपास और सेविंग अकाउंट्स में पैसे हैं। फ्लैट वगैरह भी? फ्लैट इनके 3 जगह अभी तक डिटेक्ट हुए हैं, यहाँ छोड़ के दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा। मार्केट वगैरह भी? मार्केट, हाँ, मुजफ्फरपुर में इनका मतलब कमर्शियल में 3 दुकानें अभी तक मिली है, वहाँ भी टीम छापेमारी कर रही है मुजफ्फरपुर में। टोटल कुल कितने का संपत्ति अंदाजन होगा अभी तक? अभी वैल्यूएशन में जमीन का तो अभी तक जो भी डीड हमको मिला है 2 करोड़ 30 लाख आया है। टोटल मिला के कितना लगभग हो जाएगा? 4.5 करोड़ के आसपास हो जाएगा अभी तक हो जाएगा। 4.5 करोड़। आभूषण कितना, कैश कितना मिला है? आभूषण का वैल्यूएशन चल रहा है, कैश 13.5 लाख। अभी किस पोस्ट पे है ये सप्लाई प्रखंड सप्लाई पदाधिकारी है मुजफ्फरपुर मुसहरी में पदस्थापित है। राजस्थान के दौसा की डॉक्टर अर्चना की खुदकुशी की मामला गर्माता जा रहा है। देश भर के चिकित्सा कर्मचारी एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी अर्चना शर्मा को न्याय दिलाने के लिए जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के लालसोट में गर्भवती महिला की मौत के बाद डॉक्टर अर्चना पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इससे महिला डॉक्टर डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर ली थी। मुजफ्फरपुर में भी इसका असर देखने को मिला। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने SKMCH में OPD सेवा ठप कर प्रदर्शन किया। शहर के चिकित्सा मंडी जुरन छपरा में भी डॉक्टरों के विरोध का असर दिखा। ज्यादातर क्लिनिक बंद रहे। डॉक्टर नवनीत कश्यप और डॉक्टर निरंजन कुमार ने घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि देश में ऐसे ही डॉक्टर की कमी है। वैसे में डॉक्टर अर्चना शर्मा की संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाना चिंता का विषय है। राजस्थान में डॉक्टर अर्चना के सुसाइड को लेकर मोतीपुर PHC सहित कई अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टर और कर्मियों ने भी काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। मोतीपुर PHC प्रभारी डॉक्टर संदीप कुमार भी मौके पर मौजूद रहे। कि आप सभी को मालूम है कि डॉक्टर अर्चना शर्मा जी का सुसाइड के केस में जो
राजस्थान पुलिस है वो 302 की धारा उन पे लगाई हुई थी, जिसके कारण वो सुसाइड कर ली। तो उनके बिहाफ पे हम लोग चाहते हैं कि पूरे जो भी मेडिकल फ्रेटर्निटी को इनजस्टिस में होता है उसके अगेंस्ट हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये एक सांकेतिक प्रोटेस्ट है ताकि सरकार को और जो बैठे हुए पुलिसकर्मी हैं उनको जो भी धारा लगाएं वो सोच समझ के लगाएं। ये नहीं कि डॉक्टर अपना ड्यूटी कर रहे हैं तो वो गिल्टी ही है। वो लोग अपना काम कर रहे हैं और हर समय कोशिश करते हैं कि वो अपना पेशेंट का जान बचाए। ये नहीं कि पेशेंट को मारने के लिए वो बैठे हुए हैं। ये प्रोटेस्ट जब तक डॉक्टर जो भी कल्प्रित हैं उनको जब तक सज़ा नहीं मिल जाती तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। क्योंकि एक डॉक्टर एक सोसाइटी के लिए क्या अहमियत रखता है आपको भी पता है। हमारे देश में वैसे ही डॉक्टर की कमी है और उस कंडीशन में डॉक्टर अर्चना शर्मा एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है, उनका देहांत हो जाना वो भी प्राकृतिक रूप से नहीं, उन्होंने सुसाइड किया। और सुसाइड का कारण ये रहा कि पुलिस के प्रताड़ना प्लस में जो पेशेंट जो डी की थी उनके जो परिजन थे उनके द्वारा उनको बहुत प्रताड़ित किया गया। एक डॉक्टर हमेशा अपने मरीजों को कभी भी ये नहीं चाहता है कि वो ख़राब हो, वो डी कर जाए, वो अपना पूरी तरह से कोशिश कर देता है। वो पेशेंट 21 साल की थी, मात्र 21 साल में आप सोच सकते हैं कि 4 डिलीवरी, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एक नेग्लिजेंस क्या होता है और कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है। पुलिस ने भी अपने तरीके से अच्छे कोई भी ढंग से कार्रवाई नहीं किया और नहीं तो उन्होंने अर्चना शर्मा जी को प्रताड़ित किया, जिसके कारण अर्चना शर्मा ने अपना ये सुसाइड मतलब कि हालांकि हम लोग सुसाइड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं कि जो वहाँ की पुलिस है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी कि जो भी हुआ उसको अच्छी तरह से छानबीन करती, सही से अपना कार्य करती, उसके बाद जो रिजल्ट आता उसके अनुसार फिर वो अपना कार्यवाही करती। 11-12 बजे तक आज सेवा पूरी तरह से बंद है। जो बच्चे भर्ती हैं और कुछ इमरजेंसी केसेस देखे जा रहे हैं। सबको ज्ञात नहीं होगा कि जो डॉक्टर रिसीव करने के लिए डॉक्टर अर्चना शर्मा को, जबकि गलती उनकी कुछ नहीं थी, गलत धारे के अंतर्गत उनके केस दर्ज किया गया, जिसके चलते वो मानसिक रूप से इतनी वो हो गई कि उनको खुशी की नौबत आ गई। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि सही न्याय मिले, सही दोषी हों तो कई से कड़ी सजा। उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें एक लाइन लिखा था, डोंट हैरास इनोसेंट डॉक्टर, तो क्या रहा है? अब जैसे मरीज का इलाज किया जाता है, मरीज को तो डॉक्टर बचाने का ही और इलाज भी करता है, इरादतन उसकी हत्या थोड़ी करता है, तो गलत धारा लगाने। इसी के लिए उन्होंने लिखा है कि डोंट हैरास डॉक्टर। डॉक्टर तो अपना काम करते हैं, रिजल्ट देने वाला कुछ और। जब जिनके साथ केस हुआ था उनके मरीज के साथ, तो बड़े से बड़े लोगों को बड़े से बड़े अस्पताल में ऐसा हो जाता है। PPH का केस हुआ था, जो कि बहुत बड़े अस्पताल में बड़े लोगों के साथ भी ऐसा हो जाता है। डॉक्टर अर्चना शर्मा के साथ राजस्थान में जो हुआ, उस कारण से हम लोग आज कल्ला बिल्ला लगा के प्रदर्शन अपना काम कर रहे हैं। बिहार झारखंड के एनसीसी निर्देशालय के एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए होने वाली परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई है। एनसीसी निर्देशालय के सूत्रों के अनुसार ऐसा पहली बार हुआ है कि पेपर लीक के चलते एनसीसी की परीक्षा रद्द करनी पड़ी हो। एनसीसी सर्टिफिकेट की परीक्षा अब दोबारा से 11 अप्रैल को कराई जाना संभावित है। एनसीसी की इस परीक्षा में बिहार झारखंड के मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, गया और हजारीबाग व रांची ग्रुप से 6000 से ज्यादा कैंडिडेट लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। एनसीसी निर्देशालय के अनुसार 30 मार्च को मुजफ्फरपुर के एनएस कॉलेज में परीक्षा के दौरान पर्चा लीक होने का खुलासा हुआ था। मामले में पेपर लीक करने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया है। मुजफ्फरपुर में 2 नामजद और 30 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। एनसीसी मुजफ्फरपुर ग्रुप के कमांडर ब्रिगेडियर राजेश नेगी ने शनिवार को कंबाइंड बिल्डिंग स्थित एनसीसी कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजन कर बताया कि 11 अप्रैल को परीक्षा फिर से कराया जाना संभावित है। एनसीसी छात्रों को इस संबंध में मोबाइल पे मैसेज भेजकर या ईमेल आईडी पर सूचना भेजकर जल्द सूचित किया जाएगा। छात्रों को सलाह है कि एनसीसी परीक्षा के संबंध में वो अपने प्रशिक्षण केंद्र से संपर्क करते रहें। पूरे डायरेक्टरेट का सीईओ कर्नल अनिल हैं, उनके पास एक अज्ञात नंबर से कुछ जानकारी उन्हें प्राप्त हुई कि ये कुछ क्वेश्चन पेपर्स लीक आउट हो चुके हैं। तो जैसे ही हमें पता लगा, हमारे पास 2 तरीके थे इससे आगे बढ़ने के। एक था कि रात को ही हम सबको सूचित कर दें कि अगले दिन एग्जाम नहीं होगा, लेकिन उससे क्या होगा, अफरा तफरी फैल जाती है।
तो हमने ये किया कि आने दो बच्चों को, कम से कम वो प्रैक्टिकल हम कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में नकल चलती नहीं है। और जब तक हम FIR दर्ज करेंगे और FIR जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी और इस एग्जाम को हम रद्द ऑर्डर में भी निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार सुबह होते ही FIR दर्ज करने की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू करी। जो थोड़ा सा इधर उधर चलते रहे लोग, थोड़ा सा पुलिस ने भी कुछ और जानकारी हमसे मांगी और शाम के 4 बजे के बाद ही फाइनल FIR दर्ज हो पाई हम लोगों से। और जब तक हमें और भी खबरें आने लग गई कि कुछ लोग एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल में उनके पास कहीं से आंसर्स आ रहे थे। जब ये हमें ज्ञात हुआ तो उसी वक्त हमने फिर एक फ्लाइंग स्क्वाड गठित किया और उसके मुताबिक हमने हर बच्चा, हर कैडेट को डिटेल में चेक करना शुरू किया। जब वो चेकिंग जारी रही तो तब हमारे को 24 कैडेट्स ऐसे मिले जिनके पास हमें मोबाइल प्राप्त हुआ। उन मोबाइल में जो लीक होने की घटना जिसका जिक्र रात को पाया गया था, वो हमें उसका सबूत मिलने लगा। उनके मोबाइल में रात को 1 बजे या 2 बजे ऐसा कुछ जानकारी आ चुकी थी, उन तक ये पेपर पहुंच चुका था, इसके आंसर्स भी उनके पास आने लग गए थे। इसमें सीनियर डिवीजन के लड़के भी थे और सीनियर विंग्स की लड़कियां भी थी जिनके पास फोन पाए गए। और भी बच्चे पाए गए जिनके पास फोन तो नहीं था, लेकिन उनके पास इसकी जो उन्होंने प्रतिलिपियां निकाल ली थी और उसके आंसर्स वो छोटे छोटे पर्चियों के रूप में उन्होंने छुपाए हुए थे, उनको भी हमने संलग्न कर लिया अपनी रिपोर्टों में। और इन सब की जानकारी FIR में पुलिस को दे दी गई है। और हम चाहेंगे कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो और जो भी इसमें शामिल है, और मेरी निवेदन है पुलिस से कि वो इसकी तहकीकात करें और डिटेल में करें और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसको उसकी जिम्मेदारी और उसको एहसास कराया जाए और जो भी उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर वो सिविल है। एग्जाम्स रद्द कर दिए गए हैं, ये अब दोबारा होंगे और कोशिश ये है कि हम जल्दी से जल्दी इसको खत्म करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के एग्जाम्स की डेट्स भी आ गई हैं। इसीलिए हमने कोशिश, अभी जो हमने रेकमेंड किया है वो शायद 11 तारीख को हो जाना चाहिए, ये 11 अप्रैल को। और ये जानकारी आज शाम तक या कल तक सभी बच्चों को सूचित कर दी जाएगी। और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, जैसे हम लोग चाहते थे कि 8 को करते हैं जल्दी से जल्दी, लेकिन कई कॉलेजेस ने कहा है उनके उस दिन एग्जाम्स चल रहे हैं और वो जो एग्जामिनेशन हॉल्स हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, हम नहीं चाहते कि बच्चे ओपन में एग्जाम दें, हमें हॉल चाहिए। और अगर यूनिवर्सिटी से बातचीत चल रही है और कॉलेजेस अगर हमें हॉल दे देंगे तो ये हम 8 को भी कर सकते हैं, लेकिन 8 को मना हो गया है, कॉलेजेस ने आपत्ति जताई है। तो 11 का अभी तक जो हमेरे पास जानकारी है और हमें कमरे मिल रहे हैं, तो 90% 11 तारीख को एग्जाम हो जाएगा। उसकी जानकारी शाम या कल तक हम सभी कैडेट्स तक पहुंचा देंगे। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन के वक्त विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग शराब का सेवन करते हैं और बापू की भावनाओं को नहीं मानते, उनको मैं हिंदुस्तानी मानता ही नहीं हूं। ऐसा करने वाले व्यक्ति महाअयोग्य और महापापी भी है। शराब का सेवन कहीं से अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर विपक्ष लगातार जमकर इसका मजाक उड़ा रहा है। शनिवार को काटी विधानसभा क्षेत्र से राजद के विधायक इस्राइल मंसूरी ने मुख्यमंत्री के इस बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि पहले तो बापू के सपने को तोड़कर मुख्यमंत्री जी ने हर मोहल्ले में शराब की दुकानें खुलवाकर लोगों को शराबी बना दिया और अब शराबियों को देशद्रोही साबित करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दे। क्या प्रतिक्रिया हो गया? मुख्यमंत्री जी ही एक वक्त था जो गांव-गांव में शराब का ठेका है। आज भी हम सुन रहे थे महात्मा गांधी को उपदेश विधान परिषद में दे रहे थे, तो क्या उनको ये ज्ञान बाद में आया है? पहले उनको ज्ञान नहीं था कि महात्मा गांधी जी जो है सो कहते हैं कुछ कि नशा मुक्त देश हो। तो जिस समय मुख्यमंत्री बने तो पहले का ठेका होता था प्रखंड मुख्यालय पर और जिला मुख्यालय पर, तो ये पंचायत भाई ठेका करा दिए और अब उनको ज्ञान हुआ है, इसके लिए उनको हम साधुवाद देते हैं। शनिवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने बोचहा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी बेबी कुमारी की जीत पर भरोसा जताया। सुशील मोदी का कहना है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों और बिहार में नीतीश कुमार को मिले जनता के मैंडेट को देखते हुए बोचहा का विकास और भलाई हमारी सरकार ही करेगी।
करेगी। यदि राजद या कोई अन्य किसी तरह का दावा करता है तो बोचहा का कहीं से कोई भला नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि बोचहा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं और एनडीए ने उपचुनाव के लिए 35 विधायकों और 3 मंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। अपने जबोजेट बेरा के साथ चुनाव के मैदान में उतारने को लेकर घोषणा कर चुकी है, जिसके कारण प्रतिदिन एनडीए का कोई न कोई नेता मुजफ्फरपुर पहुंचकर बोचहा में जनसंपर्क अभियान चलाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रही है। और समाज के साथ धोखा हुआ है, बराबर जा रहे हैं, रो रहे हैं अपने समाज के लिए। तो हम आपके हक के लिए लड़े थे, इसलिए जाकर इसलिए हमको हटा दिया। देखिए, हम लोग तो नहीं चाहते थे कि मुकेश सहनी को हटाना। मुकेश सहनी को हम लोगों ने एमएलसी बनाया, हम लोगों ने उनको मंत्री बनाया, उनको सीटें दी, उनको पूरा सम्मान दिया और पूरा सम्मान देना चाहते थे। लेकिन गठबंधन धर्म का जो पालन है, पालन नहीं हुआ। कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी को के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करे, जोगी जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करे, तो इसलिए हम नहीं चाहते थे। मजबूरन हमको, हम लोगों को और मुकेश सहनी जी को और हटाना पड़ा। इसलिए अब चुनाव है, हम लोगों ने सभी वर्गों के लिए काम किया है और आगे भी काम करेंगे। बोचहा चुनाव हम लोग जीतेंगे और एनडीए चुनाव जीतेगी, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और ये चुनाव जो है काम के आधार पर हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे माननीय मोदी जी ने जो बताया है कि काम हम लोगों ने किया है और उस काम का परिणाम है। और दूसरे तरफ हमारी जो प्रत्याशी है बेबी कुमारी जी, उसकी अपनी एक लोकप्रियता है, उसके जनता के ऊपर एक अपना विश्वास है। तो बेबी कुमारी की विश्वास और एनडीए सरकार के काम दोनों को जोड़कर हम लोग वह चुनाव जीतेंगे। कुछ असर नहीं पड़ेगा। एनडीए का वोट अब विरोधी के वोट, उसका गुना भाग कीजिए। मुकेश सहनी के असर के कारण हार तो नहीं जाएगा। बीजेपी 200% मैं कह रहा हूँ, जीतेगी जीतेगी जीतेगी। शनिवार को कलश स्थापना के साथ चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई। सुबह से ही शहर के माता मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी। देवी मंदिर, बंगलामुखी मंदिर, दुर्गा मंदिर और संतोषी माता मंदिर में ज्यादा ही भीड़ रही। कई स्थानों से कलश यात्रा भी निकाली गई। मोतीपुर के बोआरिया स्थित मां भगवती दुर्गा पूजा समिति की ओर से 201 कन्याओं ने तिरहुत नगर सीधी घाट से जल भरकर भगवती स्थान में कलश को स्थापित किया। मौके पे जयमान संजय सिंह, पंकज कुमार, जिला पार्षद आलोक कुमार उपाध्याय सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। जय मां बगलामुखी। माता यहाँ 10 भुजा में विराजमान है और पूरे विश्व में इकलौता ऐसा जगह है जहाँ सहस्त्र दल यंत्र है, जिसके दर्शन हेतु ही सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। इस 9 दिन के शुभ पर्व में भक्तजनों को प्रत्येक दिन सुबह शाम माता को प्याली चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को दूभी का माला, काल भैरव को दही बारा और माँ काली को प्याली चढ़ाना चाहिए, जिसके चढ़ाते हेतु मनोकामना सारी पूरी होती है। हाँ, यहाँ 3 दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार तीनों दिन विशेष माना गया है। तो सारे दिन विशेष है, लेकिन इन तीनों दिन में कोई भी तरह के ग्रह, घर में कलह, कोई भी समस्या हो, उस माता के दर्शन हेतु ही सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, सब ठीक हो जाता है। क्या हुआ है, कल से में आए हैं सब लोग के वो आती है पूजा के सामान में जो बनाया है माता में, उसके बाद सब लोग के लाला है कलसा में 8:30 बजे घुमाया गया है। 4-5 गाँव घुमा के जल बुझा, पूजा हुआ, जल बुझाया। यहाँ आके अपना कल से बैठा है, सब अपना प्रसाद ले रहा है, अपना अपना घर जाएंगे। 9 दिन का नवरात्रा है, पूजा करा जाएगा सुबह और शाम। बसंती नवरात्रा में हम लोग का विगत आज 5 साल हो गया जी। इस साल 5 साल से विगत 5 सालों से चला रहा है। ये ग्रामीण पूजा है, कम से कम अभी इसमें 4 या 5 गाँव सम्मिलित। हम लोग यहाँ से कलश यात्रा जो निकली है मंसूरपुर
जगन्नाथपुर होते जसोदा मठ पुनवा जगन्नाथपुर होते हुए पुनः जगन्नाथपुर नहर में हम लोग जल बोझे जल बोझ के बाद वहाँ से कितने कन्याओं ने इसी में भाग लिया? 251। कितने दिन का यह कार्यक्रम है? 9 दिन का। क्या क्या इंतजाम है यहाँ पर? यहाँ सारी व्यवस्था है, माँ का पूजा अर्चन होगी, उसके बाद भजन उजन जो होता है रात्रि में, और वही संस्कृति आयोजन किया जाएगा। शनिवार को एडवोकेट एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं के बीच विशेष उत्साह दिखाई दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच अधिवक्ताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। प्रत्याशियों की मौजूदगी में मतपेटियों को सील कर कोर्ट रूम में रखवा दिया गया है। मतगणना रविवार को होगी और दोपहर तक एडवोकेट एसोसिएशन को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। सुबह 10 बजे एसोसिएशन का चुनाव शुरू हुआ। शनिवार की सुबह से अधिवक्ताओं ने वोट डालने के लिए उत्सुकता बनी रही। दिन भर अधिवक्ताओं की वोट डालने के लिए कतारें लगी रही। सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए सहयोग किए। महासचिव के पद पर संयुक्त सचिव, सहायक सचिव, मेंबर ऑफ विजिलेंस कमेटी, निगरानी समिति सदस्य, ऑडिटर और ट्रेजरर, इन पदों पर आज कितने प्रत्याशी तो मैदान में थे? आज कंटेस्टिंग प्रत्याशियों की संख्या 31 है कुल। रिजल्ट कल मतगणना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतगणना हो जाएगा। शाम में 5 बजे रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप अपने घर को अपग्रेड करना चाहते हैं तो एक बार मुजफ्फरपुर के झील चौक मिठनपुरा थाना के सामने स्थित यूनिक फर्नीचर शोरूम आयजा होम्स में जरूर पधारें। शनिवार को नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और मेयर राकेश कुमार पिंटू ने फीता काटकर आयजा होम्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर कंपनी के कंट्री हेड असद आलम सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। असद आलम ने कहा कि यहाँ बेडिंग से रिलेटेड हर तरह का फर्नीचर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि इटालियन डिजाइन के होम डेकोरेट से रिलेटेड हर प्रकार के लेटेस्ट फर्नीचर शुरू में उपलब्ध है। बेड अलमीरा, डिजाइनिंग टेबल चेयर के साथ आधुनिक डिजाइन सेट भी हर वैरायटी में उपलब्ध है। असद आलम ने बताया कि उद्घाटन के अवसर पर ग्राहकों को 10% की छूट भी दी जा रही है। आयजा होम्स का आज उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर इस शहर के लिए बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर इम्पोर्टेड फर्नीचर की ये दुकान खोली गई है, जैसे मलेशिया से और फ्रांस से, जैसा इन्होंने बताया अभी कि फ्रांस से भी चेयर आया है। यहाँ पर सभी इम्पोर्टेड फर्नीचर का यहाँ पर आया है। लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा? लोगों को बाहर बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा, अपने शहर में ही इम्पोर्टेड सामान मिलेगा। आज हमारे शॉप का उद्घाटन, जिसका नाम आयजा होम्स शोरूम है, इसका उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और मेयर के द्वारा किया गया है फीता काट के। और ये जो शोरूम है ये शहर के अंदर एक यूनिक शोरूम है जहाँ पे आपको इटालियन डिज़ाइन फर्नीचर एंड होम डेकोर्स अवेलेबल हैं। क्या क्या है आपके यहाँ मौजूद बताइए? इंक्लूडिंग एवरीथिंग लाइक आप बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, होम डेकोर, वॉल डेकोर, बेडिंग से रिलेटेड एवरीथिंग। आई मीन आप एक नया घर खरीदें, यहाँ पे आएँ और आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाएगी जो आपके घर में यूज़ होती है एवरीडे लाइफ में। प्रोडक्ट का नाम बताइए, क्या क्या है उपलब्ध आपके छत के नीचे? हमारे छत के नीचे आपको बेड मिल जाएगा। हमारे छत के नीचे आपको पूरा बेडरूम सेट लाइक अलमीरा, ड्रेसर, साइड टेबल, बेड, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग चेयर, लेज़र चेयर जिसे हम हाई एंड चेयर कहते हैं, आर्म चेयर कहते हैं। उसके अलावा वॉल डेकोर में आपको पेंटिंग्स, डेकोरेटिव वॉल क्लॉक्स मिल जाएगा। लाइटिंग्स के अंदर आपको शैंडलियर्स मिल जाएगा, टेबल लैंप मिलेगा, फ्लोर लैंप मिलेगा। उसके अलावा आपको वॉल लैंप मिल जाएंगे। और बेडिंग सेक्शन में अगर आप आते हैं तो वहाँ पे आपको पिलो मिल जाएगा, आपको वैरायटी ऑफ बेडशीट्स मिल जाएगा, रग्स मिल जाएगा। सो एवरीथिंग आप जो भी सोच सकते हैं घर के डेकोरेशंस में रिक्वायर्ड होता है। आप कहीं भी शिफ्ट करते हैं, आपको जो किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है नए शहर में जाने के बाद, या आप अपने घर को अपग्रेड करना चाह रहे हैं। बेसिकली जो हमारे यहाँ फर्नीचर मिलता है, इट्स नॉट जस्ट अ फर्नीचर, इट्स अ लाइफ स्टाइल। जो आप ले रहे हैं वो यूनिक डिज़ाइन है एंड ऑल आर इम्पोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, डिज़ाइन बाय डिफरेंट डिज़ाइनर फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लाइक सम डेकोरेटिव आइटम्स आपको फ्रेंच डिज़ाइनर्स ने डिज़ाइन किया है। कहाँ का डिज़ाइन का है, कहाँ का प्रोडक्ट बेच रहा है? करेक्ट, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रोडक्ट का जो ओरिजिन है वो डिफरेंट पार्ट्स है, लाइक चाइना, चिली, इटली, मलेशिया, चिली, US, फ्रांस, ये दीज आर दी कंट्री ऑफ ओरिजिन्स। वहाँ के डिज़ाइनर्स ने इसे डिज़ाइन किया है एंड मैन्युफैक्चर बाय डिफरेंट कंट्रीज बेस्ड ऑन कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे अच्छे तरीके से डेवलप होता है, अच्छी फिनिशिंग वहाँ पे उसको मिलती है।
जी, प्रोडक्ट पर क्या अभी छूट वगैरह भी दे रहे हैं? इनॉग्रल ऑफर हम लोगों ने लगाया है फॉर 1 वीक, लाइक कल से हमारे लिए ये जो शोरूम है ये पब्लिक के लिए ओपन होगा एंड फ्रॉम टुमारो टिल कमिंग सैटरडे 10% इनॉग्रल ऑफर है। यूजुअली हमारे ब्रांड्स के अंदर ऑफर्स नहीं मिलता है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ इसको हमने इनॉग्रेशन किया है अभी, तो उस ओकेज़न पे हमने 10% का अभी डिस्काउंट दिया है। ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉइज यूनियन ग्रुप सी की शनिवार को दीवान रोड स्थित एक निजी विवाह भवन में 3 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन की शुरुआत हुई। इस अधिवेशन में अलग अलग प्रांतों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यूनियन की रूपरेखा तैयार की गई। अधिवेशन में 21-22 में लंबित मामलों की विस्तार से चर्चा की गई। वहीं नए कार्यकारिणी के गठन को लेकर पदाधिकारियों ने सदस्यों के साथ चर्चा किया। यूनियन के कॉमरेड RN पराशर ने बताया कि हर वर्ष यूनियन की तरफ से महाधिवेशन किया जाता है, जिसमें अलग अलग राज्यों के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित होते हैं और वित्तीय वर्ष के लिए यूनियन की रूपरेखा तैयार की जाती है। आज से अधिवेशन की शुरुआत हुई है, जो 3 दिनों तक चलेगी और अंतिम दिन कार्यकारिणी का गठन होगा। बिहार परिमंडल का ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज़ यूनियन ग्रुप सी का प्रांतीय अधिवेशन प्रारंभ हो रहा है और ये एक वैधानिक प्रक्रिया है कि हर यूनियन का, हर संगठन का एक निश्चित समय के बाद अधिवेशन होता है और उसमें नई कार्यकारिणी का चुनाव होता है और इसमें पूरे प्रदेश से, हर जनपद से प्रतिनिधि आए हैं, प्रांतीय यूनियन के पदाधिकारी आए हैं और सारे विषयों पर जो भी इस समय चल रहे हैं, जो भी समस्याएं लंबित हैं विभाग में, जो भी व्यक्तिगत समस्याएं लोग झेल रहे हैं अपने अपने ज़िलों में, उन सब पर व्यापक विचार विमर्श होता है और उसके बाद निश्चित प्रस्ताव पारित किए जाते हैं और प्रशासन को उनका निराकरण करने के लिए उन्हें भेजा जाता है। तो यही आज इस प्रांतीय अधिवेशन में हो रहा है। बोचहा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव से ठीक पहले राजद और वीआईपी के प्रत्याशियों की दल बदल का खेल अब कार्यकर्ताओं द्वारा जारी है। शनिवार को मुशहरी प्रखंड में कार्यक्रम के दौरान राजद पार्टी के 200 से अधिक समर्थकों ने वीआईपी में विश्वास जताते हुए अपने दल को छोड़ दिया। राजद से वीआईपी में आए इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि वीआईपी के नेतृत्व में ही वो आगामी विधानसभा चुनाव में शिरकत करेंगे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजद के कदावर नेता रमई राम को, जिन्होंने कई दशकों तक बोचहा का प्रतिनिधित्व किया, उन्हें बेइज्जत किया गया, जिसके कारण उन्हें दल बदल करना पड़ा। उनकी बेइज्जती के साथ ही कार्यकर्ताओं की हकमारी को लेकर वह अपने नेता रमई राम के साथ वीआईपी में जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने पाला बदलने को लेकर जब राजद विधायक इसराइल मंसूरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के जाने से राजद की जीत में कोई असर नहीं पड़ेगा। आज विकासशील इंसान पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आज मुशहरी प्रखंड के राजद के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी, 200 से ज़्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारी विकासशील इंसान पार्टी में शामिल हुए हैं। उसके साथ साथ माले के भी कई पदाधिकारी हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं और मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया है। यह एक हमें ये बताता है कि किस तरह बोचहा में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने हमें धोखा दिया, राजद ने जिस तरह हमारे प्रत्याशी को छीन कर वो भाग गए और हमने एक कद्दावर नेता उस जगह पर श्री रमई राम जी की बेटी डॉक्टर गीता बहन को खड़ा किया। उसके बाद दिनों दिन बोचहा में हमारी आंधी बढ़ रही है। विकासशील इंसान पार्टी की नैया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और उसके कारण ही राजद के कई महत्वपूर्ण नेता और कार्यकर्ता, माले के महत्वपूर्ण नेता और कार्यकर्ता आज विकासशील इंसान पार्टी में शामिल हुए हैं। हम सभी विकासशील इंसान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, बोचहा की जनता इसका स्वागत करते हैं, इन नेताओं का स्वागत करते हैं, राजद और माले के नेताओं का स्वागत करते हैं, कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हैं और बोचहा में ये जो हमारी जीत है वो बताती है कि सुनिश्चित है। बोचहा की जनता का अभिनंदन करते हैं और उनसे फिर अपील करते हैं कि विकासशील इंसान पार्टी को 50,000 से ज्यादा मतों से विजयी बनाएं।
वाला नहीं है, क्योंकि वो चाहे कि जनता ने जो है से दिल में बसा लिया है। मुद्दत बाद कई वर्षों बाद एक युवा नेतृत्व पढ़ा लिखा नौजवान जो है सो कि आया है सिंबल लेके, और उसका सिंबल जो युवा के क्या कहते हैं कुछ अरमान है, बेरोजगारों की आस है, तेजस्वी यादव जी दोनों युवा है। इसलिए बोचहा की जनता ने जो इस बार तय कर दिया है कि इस बार हम युवा कंधे को जवाबदेही देंगे ताकि बोचहा का विकास हो सके। कार्यकर्ता फिर वीआईपी में क्यों जा रहे हैं? कार्यकर्ता आपके 100 से अधिक कार्यकर्ता वीआईपी ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ नहीं है, कहीं कोई किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। आप देखिएगा अंतिम दिन 12 तारीख को क्या होने जा रहा है, पूरा बोचहा लालटेन में रहेगा। मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि इस बार लालटेन भी डूबेगी और कमल भी बुझेगी, खत्म हो जाएगा। मुकेश सहनी तो अपने डूब गए तो दूसरा के डूबने की बात बेकार न करते हैं। जनता देख रही है, उनको जो है से कि लोग नेता बनाया, नेता जो लोग बनाया उसी को भूल करके और कैसे कैसे टिकट दिए और काका कैसे किए तो अपने खत्म हो गए। तो जो बुनियाद को छोड़ के, जो जमीन छोड़ के उड़ेंगे, उनका यही हाल होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए डे न्यूज परिवार को इजाजत। नमस्कार।